हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है प्लांट फिजियोलॉजी। इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, इसका पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर भी हो चुका है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हुआ है ल्यूमन के अंदर, उससे हम क्या बनाएंगे, एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक जिसका नाम है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जितने सारे प्रोटॉन जो बन चुके हैं कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में। हमने देखा कि प्रोटॉन क्या हो रहे हैं जब वाटर टूट रहा है। ठीक है, किसमें टूट रहा है, जब बोल सकते हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड है, जहाँ पे वाटर यहाँ पे टूट रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ट्रांसमिट किया जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है और प्रोटॉन कहाँ रह जा रहे हैं, ल्यूमन में रह जा रहे हैं। तो यही सब देखेंगे कि अब प्रोटॉन का काम क्या है। ऑक्सीजन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसमिट हो रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग साइक्लिक या फिर बोल सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख चुके थे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो प्रोटॉन है इनका काम क्या है। Let us now try and understand how actually ATP synthesis in the chloroplast। आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कैसे ATP बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। The chemoosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism। ठीक है, जो chemoosmotic hypothesis है ये पूरी तरीके से हमें मैकेनिज्म बताएगा किस तरीके से ATP की फॉर्मेशन होती है। Like in respiration, in the photosynthesis to ATP synthesis, in the link डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जिस तरीके से रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे कि एटीपी किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का इकट्ठा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दिस टाइम दिस आर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। दिस इज द वन डिफरेंस थॉट हियर, द प्रोटॉन अकोमोडेशन इज टूवर्ड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज इन द ल्यूमन। ये प्रोटॉन कहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में हो रहे हैं। वो मेम्ब्रेन है क्या जहाँ पे एकुमुलेशन हो रहे हैं, वो है ल्यूमन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, वहाँ पे देखते हैं प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटॉन है, जो थैलाकोइड लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ढेर सारे थैलाकोइड इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो एक थैलाकोइड को उठाइए, इस तरीके से मेम्ब्रेन पे क्या चल रहा था, ढेर सारे मेम्ब्रेन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, जहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रहा है, डीपीएच बन रहा है, मीन्स लाइट रिएक्शन चल रहा है। लेकिन जो वाटर टूट रहा है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इकट्ठा कहाँ हो रहा है, ल्यूमन के अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एटीपी की सिंथेसिस होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन में, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से हम लोग क्या करते थे, एटीपी बनाते, तो वहाँ देखिए प्रोटॉन एक्युमुलेटेड इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ईटीएस। ठीक है, जब ईटीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है। क्योंकि जिनके पास कम है वो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे नहीं, वो अपने जो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल जिनके पास है उनके पास भेज देंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है अंदर। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा होते हैं ड्यूरिंग ईटीएस। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, किसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट है कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, मेम्ब्रेन है, मीन्स ल्यूमन की बात किया जा रहा है बार बार कि ये ल्यूमन के पास कैसे प्रोटॉन इकट्ठा हो रहे हैं। We need to consider again the process that take place during the activation of the electron and their transport to determine the step that causes the proton gradient to develop। अभी हम लोग फिर से एक बार लाइट रिएक्शन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन बन रहा है, जिस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, जिसके पास हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कहाँ से प्रोटॉन आ रहे और इकट्ठा हो रहे, कहाँ पे डेवलप हो रहे प्रोटॉन, कहाँ कहाँ से प्रोटॉन निकल रहे और कहाँ पे इकट्ठा हो रहे। हमको पता है ल्यूमन में हो रहे हैं। अभी ल्यूमन में प्रोटॉन कहाँ कहाँ से आ रहे, एक जगह तो हमने देख लिया लाइट रिएक्शन में, जहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड है, जहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, यहाँ से प्रोटॉन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो एक जगह तो हो गई, यहाँ से प्रोटॉन का अकोमुलेशन होगा। अब देखते हैं दो और जगह कहाँ है जहाँ पे प्रोटॉन का अकोमुलेशन होगा। ठीक है, सिंस पहला देखिए कहाँ है, सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, the proton or the hydrogen donor that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid। ठीक है, पहला तो ये है कि वाटर टूट रहा है, जब स्प्लिटिंग हो रहा है वाटर का, इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलता है, थैलाकोइड। ये क्या है, ल्यूमन है। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहाँ पे पीएस सिस्टम जो है सेकेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे वाटर टूट रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। ठीक,
यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोटॉन डोनर, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन डोनर यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन तो आगे ट्रांसमिट होता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर प्रेजेंट है जिनके पास हाई पोटेंशियल है, रिडॉक्स पोटेंशियल, ओके। लेकिन जो प्रोटॉन है ये तो यहीं रह जा रहा है ल्यूमन में। तो ये पहला एक्युमुलेशन हो रहा है किसका, प्रोटॉन का ल्यूमन के अंदर, थैलाकॉइड जो है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर है। चलिए एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फिर डिफाइन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, ये स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड का, ठीक है, जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। हम जानते हैं ढेर सारे थैलाकॉइड इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ग्रेना बनाएंगे। जो थैलाकॉइड है उसका जो मेम्ब्रेन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम सेकेंड फर्स्ट दोनों ही प्रेजेंट है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं एटीपी की फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH बन रहा है। ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये अंदर का जो एरिया, इसे क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। ये क्या है, ल्यूमन है, जहाँ पे देखिए हमने देखा था एटीपी की फॉर्मेशन किस तरीके से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में हो रही है। दोनों में क्या होगा, यहाँ पे PS सिस्टम सेकेंड और PS सिस्टम 1, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, कोई ये सीरीज में नहीं चलेगा, बोल सकते हैं हम साइक्लिक में नहीं चलेगा। एक बार यहाँ से चला तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर साइक्लिक होता तो PS1 से चलता, फिर PS1 पे, इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं जो थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड पहले प्रेजेंट है। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, पानी टूट जाता है जिसमें से प्रोटॉन इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पे, ल्यूमन में। प्रोटॉन का कोई काम नहीं आगे चल के, लेकिन ऑक्सीजन निकल जाता है, साथ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से ट्रांसमिट होंगे। ये जो इतना एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, ETS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, ETS है, ओके। फिर यहाँ तक आगे जाता है और लास्ट क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है इलेक्ट्रॉन से। तो देखते हैं पहले क्या होगा, वाटर टूटा तो प्रोटॉन पहले स्टेप में इकट्ठा हो गए। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो PS सिस्टम सेकंड है, यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट आती है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे चल के चले जाते हैं, ETS की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे जो PQ है, ठीक है, PQ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, ये क्या है, हम बोल सकते हैं प्रोटॉन का कैरियर है, ये प्रोटॉन को कैरी करेगा। तो जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आता है आगे, ठीक है, आगे तुम ट्रांसमिट करो, ट्रांसफर करो, ठीक, तो ये क्या करता है, जो स्ट्रोमा है, ये बाहर स्ट्रोमा है, वहाँ से प्रोटॉन को ले लेता है और खुद बोल सकते हैं ये जो हाइड्रोजन आयन को ले लेता है या प्रोटॉन को ले लेता है, खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, प्लास्टोक्यूनॉन में, और यहाँ पे आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर देता है, आगे की तरफ ETS में जाता है जिसमें साइटोक्रोम B6F हो गया। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन देखने को मिलेगा। फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद कहाँ जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है, ठीक है, यहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लास्टली कौन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, FNR कर रहा है। फिर यहाँ से क्या बनना है, NADP+, जो ये H+ है, इसका मतलब कि जो प्रोटॉन है ये कहाँ पे है, स्ट्रोमा में है, ठीक है। ये जो इतना स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये स्ट्रोमा में है। यहाँ पे फिर क्या बना, NADPH बन रहा है। तो यहाँ से भी जो प्रोटॉन होगा ये भी इधर आएगा। यहाँ से इसने जो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ट्रांसमिट किया, कहाँ, ETS साइकिल में, तो खुद पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा। पहले प्रोटॉन को कहाँ से लेके आ रहा है, स्ट्रोमा से लेके आएगा, और कहाँ पे लेके आएगा, ल्यूमन की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि यहाँ पे प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ल्यूमन के अंदर, बाहर स्ट्रोमा में कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हाई होगा तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट में क्या होता है, हाई से लो जाते हैं। यहाँ पे जो हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाए क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन का मतलब क्या है, एसिडिक। जो प्रोटॉन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा pH के, ठीक है। जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा वहाँ पे pH कम। इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो स्ट्रोमा है यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, कम है, तो यहाँ का pH ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला स्टेप। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, ठीक है, जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट ए हाइड्रोजन कैरियर। यहाँ पे देखिए जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ जा रहा है, पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, ये क्या है, ये जनरली क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, या बोल सकते हैं ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने, ये तो बाहर की तरफ है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन खुद लेता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, प्लास्टोक्यूनॉन से क्या बन जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉल बन जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉल, ठीक है, क्यूनॉल बन जाएगा इस तरीके का। आगे चल के फिर इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं यहाँ पे हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, प्रोटॉन को स्टोमा से निकाल रहा है खुद के लिए, अपने लिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ईटीएस के साइकिल की तरफ मूव करा सके व्हाइल द ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तब। When this molecule passes into the electron to electron carrier in the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है इनर साइड, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, खुद जाके ये रिड्यूस हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोल बना लेगा और आगे यहाँ से भी क्या निकालेगा, प्रोटॉन को इकट्ठा करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, इनर साइड मीन्स ल्यूमन की तरफ। जो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन बार बार लिख रहा है, इसका मतलब ल्यूमन की तरफ, आउटर साइड लिखता है तो स्ट्रोमा की तरफ आता है शब्द। ठीक है, थर्ड देखते हैं NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane। जो NADP reductase enzyme है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एंजाइम नहीं था किसमें, स्ट्रोमा लैमेली में नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से वहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ATP की फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ पे NADPH नहीं बन रहा था। तो जो NADP reductase एंजाइम है ये स्ट्रोमा की साइड प्रेजेंट है। हम बोल सकते हैं आउटर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, वो स्ट्रोमा का ही साइड हो गया। मीन्स ये देखिए स्ट्रोमा के साइड पे है, ये ल्यूमन के साइड में नहीं, स्ट्रोमा ये बाहर के साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं along with the electron that come from the acceptor of the electron of the PS system, first proton are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH and proton। यहाँ पे बन जाएगा फिर से दिस प्रोटॉन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम दी स्ट्रोमा। ये प्रोटॉन भी रिमूव हो गए स्ट्रोमा से। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, वो स्ट्रोमा की साइड प्रेजेंट है, तो आउटर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब PS सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाता है, यहाँ पे NADP जो NADP प्लस है, यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पे आएगा, इस तरीके से जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आगे चल के यहाँ पे क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे प्रोटॉन बना है वो स्ट्रोमा से कहाँ आएगा, फिर से अंदर की तरफ आ जाएगा। मीन्स कहाँ पे आएगा, ये ल्यूमन में इकट्ठा हो जाएगा। तो तीनों स्टेप में आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हो रहा था, जब पानी टूटा वहीं के वहीं रह गया प्रोटॉन, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब पहला एक्सेप्टर था, कौन सा, इलेक्ट्रॉन का जो पहला एक्सेप्टर, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से लिखा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब कहाँ, स्ट्रोमा के साइड में प्रेजेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा ये भी लिखा गया कि ये कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने में हेल्प करे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर सकता है। एक इसको कैरी करेगा, हाइड्रोजन कैरियर है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटॉन कैरियर है ये। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी लेके आएगा, प्रोटॉन इकट्ठा करेगा। थर्ड कौन सा है, जब लास्टली PS सिस्टम फर्स्ट से प्रोटॉन जाता है एकदम फाइनल स्टेज पे, जहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा वाले साइड में प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या बनेगा, NADPH बनेगा। लेकिन जो प्रोटॉन बने हुए स्ट्रोमा से वो फिर कहाँ आ जाएंगे, ल्यूमन के अंदर। यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, यहाँ पे तीनों जगह से प्रोटॉन इकट्ठा होते जा रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा ल्यूमन के अंदर एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में भी प्रोटॉन रहेंगे, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होंगे, ल्यूमन के अंदर। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। हम बोल सकते हैं जो pH होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोल सकते हैं pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन या प्रोटॉन के लिए बोल सकते हैं। जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है वहाँ पे pH कम होगा, प्रोटॉन ज़्यादा कहाँ है, प्रोटॉन तो यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्ट्रोमा की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन बिल्कुल कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू ल्यूमेन, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, hence within the chloroplast proton in the stroma decreases in number while in the lumen there is accumulation of proton। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटॉन का एक्युमुलेशन है स्ट्रोमा में अब कम हो गया एज कम्पेयर टू ल्यूमन। अब ल्यूमन में ज़्यादा प्रोटॉन एक्युमुलेट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन है नहीं, प्रोटॉन वहाँ पे भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा ल्यूमन के पास ज़्यादा प्रोटॉन इकट्ठा हो चुके हैं। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as the measurable decrease in the pH in the lumen। ठीक है, क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, जब ज़्यादा ल्यूमन में ढेर सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो जा रहे हैं, जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ का pH कम हो जाएगा। इसका मतलब कि ढेर सारे जो प्रोटॉन इकट्ठा हुए थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन का मतलब है, यहाँ पे बार बार बात की जा रही है किसकी, ल्यूमन की बात की जा रही है, घबराइएगा मत।
ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है ल्यूमन का, तो मतलब ल्यूमन में ढेर सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो गए तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, ल्यूमन में ज़्यादा हो गया, स्ट्रोमा में कम हो गया। जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे पीएच कम होगा और जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे पीएच ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जो ल्यूमन है वहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो इनका जो पीएच क्या होगा वो कम होगा। लेकिन स्ट्रोमा की बात करते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन कम है वहाँ पे पीएच ज़्यादा होगा। Why are we so interested in proton gradient? हम क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्यों इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बन रहे हैं, कहाँ से प्रोटॉन आ रहे हैं। दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए यहाँ पर रीजन भी दिया गया है, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लेड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये ग्रेडियंट इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, ठीक है, जब ल्यूमन से ढेर सारे प्रोटॉन निकलेंगे बाहर तो क्या बनेगा, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। The gradient is broken down due to the movement of the proton across the membrane of the stroma through the transmembrane channel of the CF नॉट of the ATP synthetase। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कि जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या बना है, ATP सिंथेटेज बना है। मेम्ब्रेन में ही इम्बेडेड है क्या, CF नॉट जो होता है ये किस साइड में है, ल्यूमन के साइड है, और CF1 जो होता है ये स्ट्रोमा साइड प्रेजेंट है। ढेर सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो गए तो यहाँ से इसी चैनल के थ्रू क्या होंगे, प्रोटॉन टूटेंगे और आगे की तरफ जाएंगे जहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से ATP की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन भी रिलीज होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ATP सिंथेटेज है इसके दो पार्ट हैं। पहला जो इम्बेडेड है, जो एकदम चिपा हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना इस तरीके से होगा, ये देखिए इस तरीके से ऐसे हैं और ऐसे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे CF नॉट, इसको बोलेंगे CF1। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो चिपा हुआ है, जो धसा हुआ है, कहाँ पे, मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर, उसे CF नॉट बोलेंगे। ATP सिंथेटेज है, जो इस मुंह है ना, इस ATP सिंथेटेज है, इसको CF1 बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्रोटॉन आ रहे हैं या फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ADP मिलके ATP की फॉर्मेशन कर रही है। मीन्स ये कहीं ना कहीं ये प्रोटॉन ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा था, अब इसको कम कर रहे हैं। कम करने का मतलब क्या, हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट को खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हाई करके फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, इनको गरीब कर रहे हैं। पहले ने अमीर कर दिया, ठीक है, प्रोटॉन देके बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन अब खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब ATP बनाना, हमारा मेन काम क्या है, ATP बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इनके ही प्रोटॉन खुद से अब इनसे छीन के फिर से स्ट्रोमा में डाल रहे हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है। आगे देखते हैं। The ATP synthetase enzyme consists of two parts. One is called CF नॉट, जो कि embedded है कहाँ, in thylakoid membrane and form the transmembrane channel that carries out the facilitate diffusion of proton gradient, या फिर बोल सकते प्रोटॉन across the membrane। ठीक है, जो ATP synthetase है उनकी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो पार्ट है। यहाँ पे CF नॉट है जो कि embedded है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में एकदम क्या embedded हुए हैं। वहीं से क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूट रहा है, वहाँ से प्रोटॉन बाहर की तरफ डिफ्यूजन की तरफ कर जा रहे हैं। कहाँ से, मेम्ब्रेन से। देखिए ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से CF नॉट से अंदर के जो प्रोटॉन इकट्ठा हुए हैं उनको कहाँ, बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। मिस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ा जा रहा है। ये इम्बेडेड है, पूरी तरीके से धसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द आउटर पोर्शन इज कॉल्ड द CF1 एंड प्रोसीड्यूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। अगर हम बात करते हैं दूसरा जो फेस है CF1, ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर की तरफ, आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का मतलब है कि स्ट्रोमा के साइड ये क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, जहाँ पे क्या बनेगा, ATP की फॉर्मेशन होगी। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी to causes the conformational change in the CF1 particle of the ATP synthetase which make the enzyme synthesis the several molecule of energy packed ATP। ठीक है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, प्रोटॉन ग्रेडियंट का, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये कन्फॉर्मेशनल चेंज है। ठीक है, CF1 जो पार्टिकल है कन्फॉर्मेशनल चेंज है, ये क्या कर रहा है, ATP सिंथेटेज की मदद से। ATP सिंथेटेज क्या है, एंजाइम है, इसकी मदद से क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है सेवरल, यहाँ पे मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल किसके, ATP की। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये चैनल किस तरीके से बना हुआ है, CF1 से यहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन है, यहाँ से सिर्फ आना है, ये इनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं कि अब तुम जो इकट्ठा हो चुके हो अब तुम बाहर निकलने का तुम्हारा ये रास्ता है। ठीक है, तो जो CF1 है ये किसकी मदद से, देखिए ATP सिंथेटेज, यहाँ पे एंजाइम याद रखिएगा कहाँ प्रेजेंट है, CF नॉट में नहीं, CF1 में प्रेजेंट है। देखिए ATP सिंथेटेज, ये सिर्फ रास्ता है, ट्रांसमेम्ब्रेन है कि जो इकट्ठा हुआ बस उनको अंदर जाने के लिए रास्ता खोल के रखा है। ठीक है, बाहर के लिए। यहाँ पे देखते हैं ATP सिंथेटेज कहाँ प्रेजेंट है, CF1 में, जहाँ पे इसकी मदद से ही जो प्रोटॉन तो बाहर चले जा रहे हैं, टूट रहा है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहे हैं, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नीट से क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है ये हमारा। ये पहली लाइन यहाँ पे देखिए, सेकंड पैराग्राफ का, कीमो ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन
पंप अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, कीमोऑस्मोसिस में क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, किसकी मेम्ब्रेन चाहिए, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन पंप चाहिए। ठीक है, CF0 CF1 ये सब क्या है, प्रोटॉन पंप है जिसकी मदद से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। फिर क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, बिल्कुल ह्यूमन में ज़्यादा प्रोटॉन का इकट्ठा होना ज़रूरी है एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। फिर क्या चाहिए, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम चाहिए जो लास्टली क्या बनाए, एटीपी की फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिक्वायर्ड है। 5 चीज़ें हैं। पहला क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, मेम्ब्रेन किसका, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। दूसरा हो गया प्रोटॉन पंप होना चाहिए जो CF0 है, CF1 है। फिर कौन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेंगे, कहाँ पे, ल्यूमन में बनेंगे, ये ज़्यादा बनेंगे। थर्ड हो गया, फोर्थ कौन हो गया, एटीपी सिंथेटेज हो गया। ठीक है, ये एंजाइम की ही मदद से एटीपी की फॉर्मेशन लास्टली होगा। अगर ये एंजाइम भी नहीं होगा तो एटीपी भी नहीं बन पाएगा। तो चारों चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट है किसमें, कीमोऑस्मोसिस में। Energy is used to pump proton across the membrane to create a gradient or high concentration of the proton within the thylakoid membrane। यहाँ पे देखिए छिपी हुई बात क्या है कि एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है ताकि पंप कर सके प्रोटॉन को किसके, क्रॉस मेम्ब्रेन के, जो क्रिएट किया गया है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट किया गया है, कहाँ पे, ह्यूमन में। मतलब कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी लगेगी, जो CF0 है यहाँ पे एनर्जी लगेगी कि जो यहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा हुए हैं उनको बाहर की तरफ भेजा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि एनर्जी इज यूज्ड का मतलब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है कि ताकि हम प्रोटॉन जो है उनको पंप करा दें, कि उनको कहाँ, मेम्ब्रेन के थ्रू हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, जो यहाँ पे ग्रेडियंट बने हुए, जो हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन का इकट्ठा हुआ कहाँ पे, ल्यूमन में। एटीपी सिंथेटेज हैज द चैनल दैट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ द proton back across the membrane. This releases enough energy to activate the ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP। ठीक है, जो ATP synthase enzyme है ये ऐसे चैन है जहाँ पे CF0 हो गया, CF1 हो गया, ये यहाँ पे CF1 पे प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, फिर से बैक स्ट्रोमा से ही इकट्ठा हुए हैं कुछ प्रोटॉन, फिर से यहाँ ल्यूमन से कहाँ लेके आ रहे हैं, स्ट्रोमा में फिर से लेके आ रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। देखें यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि बैक कर दिया गया है, फिर से इनको वापस लाया गया है, कहाँ पे, स्ट्रोमा में वापस लाया गया है। और यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की मदद से, यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो सीधे लिखा गया कि जो एटीपी सिंथेटेज एक ऐसा चैनल है जो डिफ्यूजन करा रहा है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ल्यूमन में ज़्यादा बन चुके हैं उन्हें स्ट्रोमा में फिर से वापस करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैक द मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ पे फिर से स्ट्रोमा में इकट्ठा करा रहा है, जहाँ पे एनर्जी बन रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की मदद से। Along with the NADPH produce the movement of the electron, the ATP will be used immediately in biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of the sugar। ठीक है, along with NADPH मतलब ATP के साथ साथ NADPH। ठीक है, along with ATP and NADPH। ठीक है, दोनों एक साथ क्या करा रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल हो जा रहा है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्लूकोज या शुगर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है। यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब तक हमने लाइट रिएक्शन में देखा किस तरीके से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, किस तरीके से NADPH बन रहा है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो ATP NADPH बना है उनका इस्तेमाल करके बायोसिंथेटिक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। मीन्स डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, जहाँ पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, जिससे ग्लूकोज या फिर शुगर बनेंगे। आगे देखते हैं, वेयर आर द ATP NADPH यूज्ड, कहाँ पे ATP NADPH यूज करेंगे। हम लोग डार्क रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन आर ATP NADPH एंड ऑक्सीजन। जैसा कि हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन है वहाँ पे वाटर टूटा किसमें, वाटर टूटा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में एंड ऑक्सीजन में, वहाँ से निकला ऑक्सीजन। ठीक है, एटीपी की फॉर्मेशन हुई ATS की जगह। यहाँ पे NADPH जो है लास्टली जो बोल सकते PS सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, लास्टली यहाँ पे क्या हो गया, NADP रिडक्टेस एंजाइम की मदद से NADPH बन चुका है। ठीक है, ऑफ these the oxygen diffuse out the chloroplast while the ATP and NADPH are used to derive the process leading to the synthesis of the food, more accurately sugar। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीजन तो निकल गया, गैस है ऑब्वियसली निकल जाएगा, लेकिन ATP NADPH अभी बचे हुए हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे खाना बन रहा है, जहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो रही है, जहाँ पे शुगर बन रहा है। ठीक है, स्टोमा में जहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। दिस इज बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, बायोसिंथेटिक मतलब कि यहाँ पे खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान।
दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन दैट इज ATP NADPH बिसाइड द CO2 एंड वाटर। ये जो डार्क रिएक्शन है या फिर बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज है फोटोसिंथेसिस का, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। लाइट नहीं रहेगी तब भी डार्क रिएक्शन होगा, क्योंकि इनको मेन काम क्या है, जो भी प्रोडक्ट बने हैं लाइट रिएक्शन में जैसे कि ATP NADPH, इनको इन्हीं की आवश्यकता है। ठीक है, प्लांट क्या करता है, लाइट रिएक्शन दिन में कर लेता है। ठीक है, जब तक सनलाइट रहेगी अपना वो फटाफट लाइट रिएक्शन कर लेगा। अब खाना बनाने की बारी तब होगी जब यहाँ पे ATP NADPH का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन कंप्लीट किया जाए, तब जाके उनके पास क्या रहेगा, शुगर या फिर बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहेगा, बना रहेगा, उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होगी। तो हम डार्क रिएक्शन में ये बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज में कि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है। लाइट नहीं रहेगी फिर भी डार्क रिएक्शन चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर लाइट रहेगी तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, क्योंकि मेन काम क्या है, लाइट रहने पे सनलाइट का वहाँ पे सिर्फ ATP NADPH बनना मीन्स लाइट रिएक्शन होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है इन्हीं के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, इन्हीं की मदद से वो आगे चल के क्या बनाते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, CO2 वाटर को भी लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है NADP और ATP दोनों का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन करके शुगर की फॉर्मेशन करते हैं। You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after the light become unable, the biosynthetic phase continue for the some time and then stop. ठीक है, क्या होता है कि जब तक सनलाइट है लाइट रिएक्शन चलता रहा है, आगे चल के डार्क रिएक्शन तुरंत भी हो सकता है, या फिर जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो बचा हुआ है उसको रात में भी खाना बना सकते हैं, बीच डार्क रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए ही लाइट चला जाए, पहले से तो ATP NADPH बन के स्टोर है। ठीक है, जब तक ये रहेगा तब तक डार्क रिएक्शन चलेगा, चाहे सनलाइट रहे बाहर, चाहे बारिश हो रहा है, चाहे बिल्कुल ही सनलाइट नहीं है, तब तक होगा। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा लाइट रिएक्शन का ATP NADPH, डार्क रिएक्शन होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट से मतलब है। ठीक, आगे देखते हैं, इफ द लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेसिस अगेन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट फिर से वापस आ जाएगी तो फिर से लाइट रिएक्शन होगा, उनका प्रोडक्ट बनेगा, फिर से डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैन वी हेंस से दैट द कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क रिएक्शन इज मिसनोमर। हाँ, हम लोग जो डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं बार बार, ये मिसनोमर है, नाम से लग रहा है कि अंधेरे में हो रहा है, अंधेरे में नहीं हो रहा है, ये उजाला है तब भी हो रहा है, अंधेरा है तब भी हो रहा है। इसका मेन काम क्या है कि जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उससे ही उसका काम करना है। ATP जो बना हुआ है, NADPH बना हुआ है, इसी से इसका क्या चलने वाला है, घर चलने वाला है। ठीक है, इसी के इस्तेमाल से क्या बनाएंगे, शुगर की फॉर्मेशन करेंगे। ये सनलाइट रहेगा तब भी ये काम कर सकता है, नहीं भी रहेगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट पे ही ज़रूरत है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उस पर ही इनका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, शुगर बनेगा। तो एक मिसनोमर है, ऐसे नाम से लगता है कि डार्क रिएक्शन क्या इसका मतलब अंधेरी में होगा, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली लाइट पे, सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बस इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जो लाइट रिएक्शन होगा उसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, और लाइट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो कहीं ना कहीं जो डार्क रिएक्शन है ये इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट है। Let us now see how the ATP NADPH are used in biosynthetic phase। किस तरीके से ATP NADPH का इस्तेमाल किया जाएगा बायोसिंथेटिक फेज में, चलिए उसको देखते हैं। We saw earlier that the CO2 is combined with water to produce, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, और द शुगर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि बायोसिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है, मीन्स फोटोसिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे CO2 था, वाटर था, आगे चल के यहाँ पे सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंट में यहाँ पे शुगर का, यहाँ पे बोल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, वहाँ पे शुगर की फॉर्मेशन हो रही थी। इट वॉज ऑफ द इंटरेस्ट टू द साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड और रेदर व्हाट was the first product formed when the CO2 is taken into the reaction or the fix। ठीक है, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा एकदम इंटरेस्टेड थे किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा, फोटोसिंथेसिस किस तरीके से हो रही है, कैसे CO2 का फिक्सेशन होकर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, वो फिक्स्ड है कि आगे क्या बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, among the several effects to put the radioisotopes to be beneficial use, the work of the Melvin Calvin is the exemplary। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड कंप्लीट हुआ उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि रेडियो आइसोटोप कितना खतरनाक है। ठीक है, उसका बहुत गलत इम्पैक्ट भी देखा, लेकिन साइंटिस्ट जैसे कि मेल्विन कैल्विन, उनके जो कोवर्कर, उनके जो साथी थे, उन्होंने बोला कि जो रेडियो आइसोटोप है उसकी मदद से उसका क्या बेनिफिशियल यूज़ हम लोग कर सकते हैं, उसकी मदद से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। ठीक है, the use of radioactive carbon-14 by him in the algal photosynthesis study that led the discovery that the first CO2 fixation product was the 3-carbon organic compound। ठीक है, इन्होंने इस्तेमाल किया क्या, कार्बन-14, ये क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन है, जिसकी मदद से इन्होंने किस पे इस्तेमाल किया, जो एल्गल फोटोसिंथेसिस है, इसका नाम था क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा
फोरा, ठीक है। इस एल्गी के ऊपर इन्होंने काम किया, ठीक। तो यहाँ पे देखा कि CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे CO2 को पहली बार एक्सेप्ट करके जो यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का है, ठीक है। जो इनके स्टेबल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्सेप्टर नहीं है कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है। प्राइमरी यहाँ पे बोल सकते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्ट है 3 कार्बन का जो कि स्टेबल है। इसे ऑर्गेनिक एसिड है ये, ठीक है। अभी हम लोग इसका नाम देखते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called the Calvin cycle after him। इन्होंने पूरा ये पाथवे देखा कि किस तरीके से पाथवे चलता है और लास्ट इस पाथवे को इन्होंने क्या कहा, C3 साइकिल, या फिर हम इसे बोलते हैं कैल्विन साइकिल, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया है, ठीक। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वॉज द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर हम शॉर्ट में बोलते हैं PGA। जो इनका पहला स्टेबल, यहाँ पे CO2 आया, इन्होंने देखा कि जो इनका पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक एसिड है जिसका नाम है, शॉर्ट में PGA बोल सकते हैं या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं। हाउ मेनी कार्बन डज इट हैव, कितने कार्बन इसके पास है, 3 कार्बन है, ठीक। आगे देखते हैं। Scientists also try to know whether all the plant have PGA as the first product of the CO2 fixation or whether any another product was formed in other plant, ठीक है। साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि जो दूसरे पौधे हैं, दूसरे प्लांट्स हैं, उनमें देखते हैं कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है PGA ही है, 3 कार्बन का ही है, या फिर कुछ दूसरा है CO2 फिक्सेशन के बाद। Experiment conducted over a wide range of the plant leading to the discovery of another group of plant where the first stable product of the CO2 fixation was again an organic acid, but one of which has the 4 carbon atom. It is said the acid was identified at the oxaloacetic acid, जिसे हम OAA कहते हैं, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट फिर से कंडक्ट किया गया कुछ दूसरे पौधों में, फिर देखा गया एक नए टाइप के ग्रुप निकल गए। नए टाइप के जो पौधे हैं वहाँ पे बोल सकते हैं जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, स्टेबल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन का बन रहा है। अब तक हमने 3 कार्बन का देखा, यहाँ पे 4 कार्बन का बन रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बोल रहे हैं। Since then the CO2 assimilation during photosynthesis was said to be 2 main type, those plant in which the first product is CO2 fixation is the C3 acid, या फिर बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसे हम बोलते हैं C3 पाथवे, एंड दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज C4 कार्बन। यहाँ पे 4 कार्बन का जो एसिड बनेगा इसे हम C4 पाथवे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग साइकिल का नाम रखा गया, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। अगर CO2 का फिक्सेशन होने के बाद जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है 3 कार्बन का बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे C3 साइकिल चला है। फिर अगर CO2 का फिक्सेशन बन के यहाँ पे 4 कार्बन का प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है जो कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, यहाँ पे C4 साइकिल चलेगा, ठीक है। These 2 group of the plants show other associated characteristic that will be discussed later। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्रुप के जो प्लांट है जहाँ पे C3 C4 पाथवे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2, जो पहला एक्सेप्टर है CO2 का वो कौन है। लेट अस नाउ आस्क आवर सेल्फ अ क्वेश्चन दैट वी आस्क बाय द साइंटिस्ट हु वेयर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनको डार्क रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, उनके मन में क्वेश्चन आ रहा था कि एक बार जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, पहला जो एक्सेप्टर है यहाँ पे उसको तो नहीं जान पा रहे, उसकी ही तलाश में क्या करें, जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 कार्बन का बन रहा है, एक बार प्लांट बना रहा है, दूसरी बार देख रहे हैं 4 कार्बन का, तो इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो कितने कार्बन का होगा। उनके अंदर थोड़ा सा ये इच्छा आई जानने की। हाउ मेनी कार्बन एटम वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग या फिक्सिंग द CO2 एंड वुड हैव 3 कार्बन ऑफ द PG, ठीक है। कितने कार्बन होंगे जो पहली बार CO2 को एक्सेप्ट करेगा या फिर फिक्स करेगा, फिक्सेशन के टाइम जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा क्या उसके पास 3 कार्बन होंगे, अकॉर्डिंग टू बोल सकते हैं। उनके मन में ही आया कि अब C3 पाथवे चल रहा है तो इसका जो पहला यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड बना है 3 कार्बन का बन रहा है, तो क्या यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है 3 कार्बन का है कि कितने कार्बन का है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टडी वेरी अनएक्सेप्टेड सो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वॉज 5 कीटोस शुगर, यहाँ पे 5 कार्बन का कीटोस शुगर है जिसका नाम है RUBP, रुब्लोज बिस फॉस्फेट, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये तो सोच रहे थे 3 कार्बन का होगा जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा जो CO2 का फिक्सेशन करा रहा था। बाद में जब यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया तो देखने को मिला कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन का कीटोस शुगर है, मीन्स 5 कार्बन का है, वो ऑलरेडी 5 कार्बन का है, और जो जिसका नाम है RUBP, ठीक है, रुब्लोज बिस फॉस्फेट, किसमें है, C3 साइकिल में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, क्या आपने सोचा था कि जो यह फिक्सेशन हो रहा है ये क्या 5 कार्बन का ही कोई प्राइमरी एक्सेप्टर होगा।
Do not worry, the scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने बहुत लंबे समय तक पूरा रिसर्च किया है, पूरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके लास्ट में कंक्लूजन निकला है कि जो प्राइमरी यहाँ पे एक्सेप्टर है, जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा, फिक्स कर रहा है, वो 5 कार्बन का RUBP है C3 साइकिल में, ठीक है, C3 पाथवे में बोल सकते हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट द सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द C3 एसिड। फिर बात किया जा रहा है किसके, PGA के बारे में बात किया जाए, द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड। दे हैड स्पेंड मेनी ईयर ट्राइंग टू फाइंड 2 कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर द 5 कार्बन RUBP, ठीक है। उनको लगता था, उनको भरोसा करते थे कि जो यहाँ पे CO2 आया और इनका जो फाइनल प्रोडक्ट था, स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का था, इसका मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है वो 2 कार्बन का होगा, जो एक्सेप्टर होगा 2 कार्बन का होगा। यहाँ पे 2 कार्बन और 1 कार्बन इसको ऐड करके यहाँ पे 3 कार्बन का क्या बन रहा है, यहाँ पे स्टेबल एसिड बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है। इन्होंने कई साल तक इस पर स्पेंड किया जब तक ये नहीं पता चला कि वो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो प्राइमरी जो फिक्स कर रहा है CO2 को फिक्सेशन कर रहा है, वो 5 कार्बन का RUBP है, ठीक। आगे देखते हैं C3 पाथवे, जिसे हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये क्या है, C3 पाथवे, इसी का नाम है C3 पाथवे या फिर C3 साइकिल भी बोल सकते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन एंड हिज co-worker then work on the whole pathway and so that the pathway operated in the cyclic manner, the RUBP was regenerated, ठीक है। जो केल्विन थे उनके और भी साथी थे, इन्होंने पूरा होल पाथवे बनाया, किसका, C3 पाथवे, या फिर उसके नाम से ही रखा गया केल्विन साइकिल। इन्होंने बताया कि क्या है, साइक्लिक मैनर में होगा, एक के बाद एक की क्या होगा, साइकिल चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो RUBP है, RUBP कौन है कि ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, CO2 का फिक्सेशन है, ये क्या कर रहा है, जो 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का कीटो शुगर के बना हुआ, ये क्या होता है, रीजनरेट होता रहता है हर वक्त, ठीक। लेट अस नाउ सी द केल्विन पाथवे ऑपरेट एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसिस। चलिए देखते हैं कि केल्विन पाथवे किस तरीके से काम करता है और कहाँ पे शुगर की फॉर्मेशन होती है। लेट अस एट द आउटसेट ऑफ अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट द केल्विन पाथवे अकर इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट, इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर C3 और C4 और एनी अदर पाथवे, ठीक है। जितने भी दुनिया में प्लांट है, लिविंग प्लांट, सब में C3 साइकिल चलता है। आज से याद रखिए, जितना भी दुनिया में प्लांट है, सब में जो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, जो जिंदा प्लांट है, उनमें क्या होता है, C3 साइकिल चलता है। ये कहीं मायने नहीं देता वो C3 या C4 पाथवे को अपनाते हैं, सब में क्या होगा, ये केल्विन साइकिल बहुत क्लियरली चलेगा, ठीक। For ease of understanding, the Kelvin cycle can be described under the 3 stages: carboxylation, reduction and regeneration। जो केल्विन साइकिल को समझने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या है, कार्बोक्सिलेशन, CO2 का फिक्सेशन कराना। नेक्स्ट है रिडक्शन, कि कुछ यहाँ से हटा देना, रिड्यूस करा देना। फोर्थ क्या है, रिजनरेशन, RUBP को फिर से रिजनरेट करना। नेक्स्ट टाइम फिर CO2 आएगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, फिक्सेशन होगा, शुगर बनेगा, फिर से यही साइकिल लगातार चलती हुई दिखेगी, ठीक। पहला क्या है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अभी हम लोग पहले एक बार इस फिगर को देख लेते हैं इनका, इसके बाद फिर हम लोग एक एक स्टेप पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर में खूब CO2 है, वाटर है, यहाँ पे बने हुए हैं। अब एक CO2 आया, ठीक है, कहाँ पे आया, 5 कार्बन का, कौन है, कीटो शुगर, RUBP है, RUBP, ठीक है। इसने क्या किया, CO2 को एक्सेप्ट कर लिया और फिर क्या हुआ, पहले स्टेप में कार्बोक्सिलेशन हो गया। कार्बोक्सिलेशन में बनना चाहिए था 6 कार्बन का, ठीक है, यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट, लेकिन ये अनस्टेबल था, ये टूट गया 2 मॉलिक्यूल के 3 कार्बन में। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं 3 कार्बन का यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड बना 2 मॉलिक्यूल, फिर भी वही 6 कार्बन हो गया। तो कौन बना, वो फॉस्फोग्लिसरेट बोला गया, या फिर बोल सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये इसको याद रखिएगा। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पे CO2 5 कार्बन की जो RUBP है उनके साथ मिला। यहाँ पे एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एंजाइम ये है, ठीक है। इसकी मदद से यहाँ पे बोल सकते हैं 6 कार्बन का कंपाउंड बना था इनिशियली, लेकिन वो अनस्टेबल था, वो टूट गया। वो टूटने के बाद 3 कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड बन गया 2 मॉलिक्यूल का। वो कौन है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर दूसरा स्टेप आता है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ATP NADPH की मदद से क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल NADPH लगेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ATP है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP जो फॉस्फोराइजेशन हुआ है वहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे इस्तेमाल होगा। जो NADPH होंगे ये क्या कर रहे हैं, ये रिडक्शन करा है CO2 मॉलिक्यूल का, ठीक है, ये रिडक्शन कराएंगे। आगे चल के क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जहाँ पे 3 फॉस्फेट जुड़े होंगे, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। फिर आगे की तरफ जाएंगे, फिर से एक मॉलिक्यूल ATP की इस्तेमाल होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीजनरेशन होगा। किसका होगा, RUBP जो है इसको फिर से रीजनरेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में साइकिल
चलेगा। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। जहाँ पे आपको कुछ नहीं बना, ATP NADPH नहीं बन रहा, बल्कि इनका इस्तेमाल करके क्या बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है या फिर स्टार्च बन रहा है, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। पहले स्टेप में कोई ATP नहीं लगा है। पहले स्टेप में क्या होगा, रिबिस्को एंजाइम की मदद से जो RUBP है 5 कार्बन का कीटो शुगर है, ये क्या करते हैं, CO2 का फिक्सेशन कराता है, CO2 को पकड़ रखता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 कार्बन का कंपाउंड जो कि अनस्टेबल है, ये टूटता है किसके, 3 कार्बन के कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल के। ठीक है, कौन है वो, फॉस्फोग्लिसरेट है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP रिडक्शन जो स्टेप है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP 2 मॉलिक्यूल NADPH का इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये यूज होता है तो क्या बनता है, ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। यहाँ पे ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसके पास 3 फॉस्फेट होंगे। ठीक है, ये बनता है यहाँ पे, फिर सुक्रोज और यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाती है। आगे देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल फिर ATP इस्तेमाल होता है और यहाँ पे फिर से रीजनरेशन किसका होता है, RUBP को रीजनरेट कराते हैं ताकि फिर से ये साइकिल चल सके। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे 2 यहाँ और 1 यहाँ, मीन्स 3 ATP का इस्तेमाल किया जा रहा है एक साइकिल में और 2 NADPH का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ 1 साइकिल में। यहाँ लिख देती हूँ 1 साइकिल में। ठीक है, एक साइकिल में आपको देखने को मिलेगा यूज्ड, क्या यूज्ड किया गया है, 3 मॉलिक्यूल ATP और 1 मॉलिक्यूल NADPH, सॉरी 2 मॉलिक्यूल NADPH। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 NADPH इस्तेमाल होगा इस साइकिल में। ठीक, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ द CO2 इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। जो कार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, कोई प्राइमरी एक्सेप्टर होगा CO2 को पकड़ेगा और एक अल्टीमेटली क्या बनाएगा, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बना देगा। Carboxylation is the most crucial step of the Kelvin cycle where the CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP। ठीक है, ये सबसे क्रूशियल या बोल सकते हैं सबसे खतरनाक जो ये स्टेप है किसका, केल्विन साइकिल का। इसमें क्या होता है कि जो RUBP है ये किसका है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। जो 5 कार्बन का ये कीटो शुगर है, ये क्या करता है, CO2 को पकड़ता है और यहाँ पे बोल सकते हैं इसके पास 6 कार्बन का यहाँ पे कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होगा आगे। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द एंजाइम, देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया एंजाइम का नाम RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये रिबिस्को का ही नाम है क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेज का इस्तेमाल इससे किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन कराना है। जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहाँ पे ऑक्सीजनेज होगा, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के क्या बन रहे हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मीन्स 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। वो कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मॉलिक्यूल बने हैं। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैव ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी इट वुड बी मोर करेक्ट इट कॉल इट द RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रिबिस्को बोल सकते हैं। ये जो एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज, अभी आपको यही दिख रहा है लेकिन इसका पूरा अगर करेक्टली देखें तो इसके पास कैपेसिटी ये भी कि ऑक्सीजन आएगा तो उसको उसके मॉलिक्यूल को भी ये क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो इनका जो करेक्ट नाम है इसको बोलते हैं रिबिस्को या फिर बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं CO2 का फिक्सेशन भी करा सकते हैं, ऑक्सीजन का भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इनका मेन या फिर बोल सकते हैं अच्छा नाम जो करेक्ट है वो कौन है, रिबिस्को है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन चल रहे हैं जहाँ पे अल्टीमेटली हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या बोल सकते हैं स्टार्च, शुगर, ये सब कुछ बन रहा है। द स्टेप इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन। यहाँ पे देखिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे कहीं ATP वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, याद रखें, नो ATP इज यूज्ड, कोई यहाँ पे ATP यूज्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन में इसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP को तोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ से फॉस्फेट निकले, क्योंकि आगे तो हमें क्या बनाना है, ट्राईफॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट बनाना है कि ऐसा कंपाउंड बनाए जिसके पास 3 फॉस्फेट हो। ठीक है, ट्राइस फॉस्फेट बनाना है, इसीलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP लिया गया। जब ATP तोड़ेंगे तो वहाँ से फॉस्फेट रिलीज होगा। देखिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे बोल सकते हैं 2 ऑफ द NADPH फॉर द रिडक्शन ऑफ पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स हुए हैं उनका क्या कराना जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन कराया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 एंड द 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। ठीक है, एक बार CO2 का फिक्सेशन हुआ तुरंत नहीं ग्लूकोज बन जाएगा, ये साइकिल 6 बार चलेगी। मीन्स 6 जब कार्बन आ जाएगा, 6 CO2 आ जाएगा, तब जाके यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे 6 बार ये साइकिल चलानी पड़ेगी। और यहाँ अगर 6 बार ये साइकिल चलेगा, जब एक बार ये साइकिल चला तो यहाँ पे 2 बोल सकते हैं मॉलिक्यूल NADPH इस्तेमाल हुआ और 3 मॉलिक्यूल ATP इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब जब 6 बार ये साइकिल चलेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18।
ATP इस्तेमाल होगा और 12 NADPH इस्तेमाल होगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल CO2 का फिक्सेशन हो रहा है तो तुरंत ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये 6 बार ये साइकिल चलेगी तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होगा। अगर एक साइकिल में एक CO2 फिक्सेशन में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ATP लग रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल NADPH लग रहा है, तो इसका मतलब आपको 6 बार जब ये साइकिल चलेगी 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो क्या होगा 18 ATP, यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल ATP इस्तेमाल होगा और 12 मॉलिक्यूल NADPH होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी ATP NADPH नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, शुगर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ शुगर बनेगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे है रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि RUBP है इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू बी कंटिन्यू अनट्रिप्टेड। अगर आप चाहते हैं कि ये साइकिल लगातार चलती रहे तो इसका मतलब RUBP का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो एक्सेप्ट कर रहा है किसको, CO2 को। जो ये प्राइमरी एक्सेप्टर है C3 साइकिल का, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 5 कार्बन का कीटोस शुगर है, इसका नाम याद रखिए, 5 कार्बन कीटोस शुगर है जिसका नाम है RUBP। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 5 कार्बन का कीटोस शुगर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं प्रेजेंट हुआ तो ये साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करना, आपको रीजनरेट करना ताकि ये कंटिन्यूअस ये साइकिल चले, क्योंकि एक बार में तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, हमको 6 टाइम ये साइकिल चलाना पड़ेगा तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन रहा है। तो हमें बार बार RUBP को भी रीजनरेट करना पड़ेगा। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर द 1 ATP फॉर फॉस्फोराइजेशन टू फॉर्म RUBP। जो रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पे हर बार, यहाँ पे RUBP को जो रीजनरेट करें तो एक मॉलिक्यूल ATP का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इस्तेमाल ही हो रहा है हर जगह ATP। Hence, for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle is 3 molecule of ATP and 2 molecule जो है NADPH are required। ठीक है, अगर हर बार CO2 का यहाँ पे हम CO2 मॉलिक्यूल को एंट्री करा रहे हैं किसमें, C3 साइकिल में, जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, रीजनरेशन हो रहा है, यहाँ पे तीनों स्टेप हो रहे हैं, वहाँ पे हर बार एक साइकिल की बात की गई है, ईच साइकिल ऑफ एवरी CO2, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल इनका जो फिक्सेशन हो रहा है हर बार 3 मॉलिक्यूल ATP का इस्तेमाल हो रहा है, 2 कहाँ हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ATP इस्तेमाल हो रहे हैं रिडक्शन में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल NADPH का इस्तेमाल हो रहा है ये भी रिडक्शन प्रोसेस में, और 1 मॉलिक्यूल का जो ATP का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, रीजनरेशन में हो रहा है, RUBP को रीजनरेट करने में। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP NADPH यूज इन डार्क रिएक्शन दैट आर द साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को ये मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ ATP NADPH इस्तेमाल हो रहा है डार्क रिएक्शन में, साइक्लिक है, फॉस्फोराइजेशन ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक साइकिल में तो 3 ATP हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल NADPH इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये जो C3 साइकिल है ये 6 बार चलने वाला है, तो इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ATP हो जाएगा, और यहाँ पे 12 NADPH का इस्तेमाल होगा। ठीक है, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अगर हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड, मतलब कि 6 बार ये साइकिल चलने वाली है। ठीक है, केल्विन साइकिल 6 बार चलने वाली है। वर्क आउट हाउ मेनी ATP NADPH विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। तो आप इस पर वर्क करिए, काम करिए कि कितनी ATP NADPH का इस्तेमाल होगा कि 6 बार ये साइकिल चले तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। It might help you to understand all of this if we look at what goes in and what come out of Kelvin cycle। हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इससे कि किस तरीके से कौन आया कौन गया, कितने ATP इस्तेमाल हुए, कितने NADPH इस्तेमाल किए। देखिए एक साइकिल में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे 6 साइकिल का दिया गया, एक साइकिल की बात करती हूँ। ठीक, एक साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे 3 ATP इस्तेमाल होंगे एक साइकिल में। ठीक है, एक साइकिल में क्या होगा, 1 CO2 आएगा। ठीक, यहाँ पे कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा। 2 मॉलिक्यूल NADPH क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। अगर हमको बनाना है क्या, एक मॉलिक्यूल अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो हमें ये साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी, तो इसका मतलब 6 CO2 आएगा। अगर एक साइकिल में 3 ATP इस्तेमाल हो रहे हैं तो 6 में मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 6 से, तो क्या होंगे 18 ATP इस्तेमाल होंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ATP टूट जाएगा तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, साथ में ADP बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 2 NADPH इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक साइकिल में तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहाँ पे NADPH इस्तेमाल होगा, और लास्ट में क्या बनेगा, 12 NADP बन जाएगा। ये कब होगा, एक साइकिल में तो 3 ATP हो रहा है, 2 NADPH इस्तेमाल हो, लेकिन अगर ये 6 बार ये साइकिल चल रहा है, मीन्स 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्लूकोज। क्वेश्चन में एकदम अच्छे से देखिए कि एक बार एक CO2 का यहाँ पे मॉलिक्यूल का फिक्सेशन में पूछ रहा है, या फिर बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बारे में पूछेगा तो जितना भी दिया गया आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक साइकिल में CO2 अगर आप कर रहा
आप करा रहे थे यहाँ पे, तो 6 बार ये साइकिल चलाना पड़ेगा, तब जाके 1 मोल यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, पहले क्या था 3 ATP चल रहा था एक साइकिल में, ठीक है, इस्तेमाल हो रहा था, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 ATP यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, 6 बारी साइकिल चलाने में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में। पहले क्या हो रहा था 2 मॉलिक्यूल NADPH का इस्तेमाल हो रहा था, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 NADPH का इस्तेमाल हो जाएगा। कब? जब 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्लूकोज बना रहे थे। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग C4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से किया था कि किस तरीके से यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम पहले देख चुके थे, तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? वो थैलाकॉइड में हो रहा है। हम नाम से सिर्फ जानते थे लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में होगा, जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। हम यही जानते थे। अब कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। जो थैलाकॉइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठे हुए जिनके पास हाई रिडॉक्स है। इससे ज़्यादा इसके पास हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसके पास इससे है, फिर इससे है, फिर लास्ट यहाँ पे है, और इससे आगे कोई है नहीं, तो इसने क्या किया? खा लिया। मतलब कि कोई एक इंसान है, मान लीजिए उसने 4 चॉकलेट खरीदे हैं, या फिर मान लीजिए 1 ही चॉकलेट खरीदा, उसने अपना खाने गया, इससे स्ट्रॉन्ग आ गया, उसने छीन लिया चॉकलेट, इसने छीन लिया, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया और आ गया। अब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये खा लेगा। सेम काम करना है यहाँ पे भी, कि जो वाटर है, वाटर यहाँ पे टूट रहा है प्रोटॉन में, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन में, साथ में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ऑक्सीजन उड़ जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का भी कोई काम नहीं है। प्रोटॉन इकट्ठा हो गए कहाँ पे? फिर से ल्यूमन में इकट्ठा हो गए। हमें क्या बनाना है? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना है, ताकि ATP की सिंथेसिस हो सके। तो यहाँ पे एक जगह प्रोटॉन यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे ढेर सारा वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, जो PS सिस्टम सेकेंड है, ये कहाँ पे? ये जो वाटर एसोसिएटेड है PS सिस्टम सेकेंड से होगा, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन चल रहा है, तब होगा ये प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी। फिर ये जो पहला प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये प्राइमरी एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन ये जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या करेंगे? खुद के लिए भी स्ट्रोमा से प्रोटॉन निकाल लेंगे, और जब प्लास्टोक्यूनॉन से क्या हो जाएंगे? PQH2 में चेंज हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्यूनॉल बोलेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भेज देंगे, साइटोक्रोम B67 F के पास भेज देंगे। फिर यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन किसको देगा? यहाँ पे बोल सकते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट को देगा, और यहाँ से लास्ट में यहाँ पे NADP प्लस यहाँ पे रिडक्टेस एंजाइम की मदद से यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ से लिया जाएगा, फिर क्या बनेगा? NADPH बनेगा। तो यहाँ से पहली बार जब वाटर टूटा, तब एक्युमुलेशन हुआ ल्यूमन में प्रोटॉन का यहाँ से। फिर दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन का पहला जो एक्सेप्टर था, वो क्या था? वो जनरली वो क्या था? प्रोटॉन एक्सेप्टर था। ठीक है, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्टर था। जब उसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराया, उस दौरान उसने भी स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेके आया और खुद रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे प्रोटॉन छोड़ दिया। ठीक है, ल्यूमन में। और लास्टली जब यहाँ पे PS सिस्टम 1 से लास्टली जो प्रोटॉन NADP प्लस से यहाँ पे NADPH बन रहा था, वहाँ से भी प्रोटॉन स्ट्रोमा के साइड था, वो भी कहाँ इकट्ठा हो गए? ल्यूमन में इकट्ठा हो गए। जब ल्यूमन में इकट्ठा हो गए, तो इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में भी प्रोटॉन है, बट ल्यूमन में ज़्यादा है। हम लोग कहाँ देख रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट में दिख रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स में दिख रहे हैं। हम ये जानते हैं जो pH है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? H+ आयन के। जहाँ पे H+ आयन ज़्यादा होगा वहाँ पे pH कम होगा, जहाँ पे H+ आयन कम होगा वहाँ पे pH ज़्यादा होगा। तो ये जो ल्यूमन वाली एरिया यहाँ पे क्या है? H+ आयन ज़्यादा है। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब pH यहाँ पे कम होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं H+ आयन जो होते हैं यहाँ पे कम है, तो pH यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, हम लोग आगे पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट में, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी वो एम्बेडेड है। ठीक है, वो आगे चल के मैट्रिक्स वगैरह बनाएगा, वो उसकी बात नहीं करेंगे, क्रिस्टल वगैरह की। हम लोग जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, इसे क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होगी। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा हो गया ल्यूमन में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो आगे चल के ढेर सारे थैलाकॉइड इकट्ठा हो जाएंगे, तो ग्रेना बना रहे हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब ये जो प्रोटॉन इकट्ठा हो गया, जहाँ पे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमने प्रोटॉन इकट्ठा कर दिया, हमने क्या करना है? हमें ATP बनाना है। ATP बनेगा कैसे? यहाँ पे एक बोल सकते हैं ATP सिंथेटिस एंजाइम है, जिसका एक पार्ट जो कहाँ पे है? एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन में चिपा हुआ। इसका मेन काम क्या है? तुम आओ रास्ता खुला है, प्रोटॉन आओ तुम्हारा रास्ता खुला है। हाई कंसंट्रेशन से प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? लो कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा जो CF0 होगा, ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के बीच में है, और ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को अंदर जाने की
इजाज़त दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, इस तरीके से जाने की इजाज़त दे रहा है। यहाँ पे जो एटीपी सिंथेटेज हैं इनके पास क्या है, CF1 है जो क्या है कन्फर्मेशनल, यहाँ पे पोजीशन दिखाएंगे, अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8DP की मदद से, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से एटीपी की फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमासाइड हो रहा है। एटीपी कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमासाइड बन रहा है। अब ये स्ट्रोमासाइड क्यों बन रहा है, अभी इस EATP का इस्तेमाल हम लोग आगे करके बायोसिंथेटिक प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि जो कीमोऑस्मोसिस है वहाँ पे क्या क्या जरूरत होता है। एक मेम्ब्रेन की जरूरत है, यहाँ पे प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन पंप की नहीं, प्रोटॉन पंप, क्योंकि प्रोटॉन को हमें निकालना है, ल्यूमन से कहाँ निकालना है, स्ट्रोमासाइड निकालना है। फिर देखते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रोटॉन का हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए ल्यूमन के अंदर एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। इसके अलावा एटीपी सिंथेटेज होना चाहिए, जहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब प्रोटॉन को हम पंप करते हैं, ठीक है, पंप कर रहे हैं, मेम्ब्रेन से बाहर निकाल रहे, उस समय हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन का ग्रेडियंट थैलेकॉइड में, ल्यूमन में ज़्यादा है, वहाँ पे हमें ये करना पड़ता है। जब ये हो जाएगा तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करते हैं, डिफ्यूजन की मदद से जो ट्रांस मेम्ब्रेन है CF0 है, वहाँ से क्या करते हैं, प्रोटॉन को आगे की तरफ मूव कराते हैं। जो CF1 है वहाँ पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कैटलाइस्ट की तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। अब जो एटीपी बन चुका है, जो लाइट रिएक्शन में भी NADPH बन चुका है, उनका इस्तेमाल कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन के लिए होगा, जिसे हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। जो हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन को, ATP हो गया, NADPH हो गया, ऑक्सीजन तो निकल चुका है, लेकिन ATP NADPH जो बचा हुआ इनका इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिएगा कि जो डार्क रिएक्शन है ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सनलाइट पे डिपेंडेंट है। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो उनके जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएंगे, ATP NADPH, और इसका इस्तेमाल करके फिर खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट डार्क रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो डार्क रिएक्शन है, जो नाम है, ये क्या एक मिसनोमर है। ऐसा लगता है कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, रात में हो रहा है, ऐसा नहीं होता। डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा दिन में होगा, क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही रहता है। जब जब सनलाइट होगा, याद रखिएगा जब सनलाइट होगा, डे टाइम में ही बात कर रही हूँ, जब सनलाइट होगा वहाँ पे क्या चलेगा, लाइट रिएक्शन चल सकता है। लेकिन डार्क रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं रात के अंधेरे में भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि डार्क रिएक्शन में वहाँ पे सनलाइट की आवश्यकता नहीं है, जो भी प्रोडक्ट बने हैं लाइट रिएक्शन की उसकी जरूरत है। जब सनलाइट रहेगा तो लाइट रिएक्शन चलता रहेगा, ATP NADPH ये सब बनता रहेगा। और डार्क, जैसे प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज की कमी हुई, स्टार्च की कमी हो, तुरंत क्या करेगा, डार्क रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको क्या चाहिए, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके बायोसिंथेटिक फेज करना। ठीक, जो डार्क रिएक्शन होगा याद रखिए स्ट्रोमा में हो रहा है। अब यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि जो ATP NADPH है इस्तेमाल किए गए बायोसिंथेटिक फेज में, यहाँ पे एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया, स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, ठीक है, साइंटिस्ट थोड़े जिज्ञासु हो गए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनका तो उन्होंने बोल सकते हैं साइड इफेक्ट देख लिया, बहुत खतरनाक था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं मेल्विन केल्विन और इनके साथ उनके जो कोवर्कर थे, इन्होंने क्या किया कि जो रेडियो आइसोटोप है उसका बेनिफिशियल यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, जो रेडियो एक्टिव कार्बन-14 है उसका इस्तेमाल किया किस पे, एल्गल फोटोसिंथेसिस करा, एल्गल पे मीन्स एल्गी पे काम कराया, जिसका नाम है क्लैडोफोरा। ठीक है, इस पे काम किया और फिर देखा कि किस तरीके से यहाँ पे पहला CO2 फिक्सेशन हो रहा और यहाँ पे एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा, वो 3 कार्बन का, जिसको हम बोलते हैं 3PG या फिर बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट और भी इच्छुक हो गए कि क्या सारे प्लांट CO2 का फिक्सेशन करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे C3 बना रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन का ही स्टेबल प्रोडक्ट बना है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे हुए कि वो CO2 का फिक्सेशन करें। अब ये सोच रहे होंगे कि कार्बन-14 इस्तेमाल कहाँ हुआ, कार्बन-14 इस्तेमाल हुआ, जो भी CO2 उन्होंने लिया वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कार्बन-14 यहाँ पे कार्बन किया, तब पता चलेगा कि आगे जब वो जुड़ रहा है, जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो जो कुछ प्लांट ऐसे थे जो क्या कर रहे थे कि CO2 फिक्सेशन करने के बाद 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक एसिड था, उसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करा के यहाँ पे 3 कार्बन का हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड बना रहे थे, जो PGA था, उसे हम बोलते थे कि C3 पाथवे कर रहा है। लेकिन जो C4 पाथवे कर रहा है वो उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका फिक्सेशन होने के बाद यहाँ पे 4 कार्बन का जो बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, वो कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक। तो मतलब कि जो लास्टली 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा वो C3 पाथवे किया है, जो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहा है स्टेबल वो C4 पाथवे किया गया है। ठीक है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर थे इनके बारे में ढूंढना था, साइंटिस्ट को लगता था CO2 है तो इसका मतलब 2 कार्बन का कोई एक्सेप्टर होगा। ठीक है, कई साल कई टाइम कितना एक्सपेरिमेंट इस पर खर्च कर चुके कि वो 2 कार्बन का कंपाउंड कौन है जो आगे चल के 3 कार्बन का स्टेबल बोल सकते प्रोडक्ट बना, ऑर्गेनिक एसिड बनाना। लेकिन बाद में पता चला
मतलब वो 3 कार्बन या 2 कार्बन का कुछ नहीं था, वहाँ पे सीधा 5 कार्बन का बोल सकते हैं यहाँ पे एक कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, CO2 को फिक्स करा रहा है। मीन्स CO2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है RUBP। ठीक है, ये किसकी मदद से काम कर रहा है, रिबिस्को एंजाइम की मदद से क्या कर रहा है, फिक्सेशन करा, 6 कार्बन का 6 कार्बन का कंपाउंड बना जो कि अनस्टेबल है, जो टूट जा रहा है 3 कार्बन के कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस पे बहुत टाइम इन्होंने वेस्ट किया अपना। फिर देखते हैं केल्विन साइकिल, जिसे 3-3 पाथवे भी कहते हैं। इनके केल्विन उनके जो कोवर्कर है इस पाथवे को पूरे अच्छे से डिफाइन किए, ये साइक्लिक मैनर है। ठीक है, एक साइकिल में चलेगा। जो RUBP है ये रीजनरेट होगा, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि तभी ये साइकिल कंप्लीटली साइक्लिक बनेगा। ठीक है, जितने भी दुनिया में ग्रीन प्लांट हैं सब में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के टाइम C3 साइकिल चलेगा। ठीक है, नो मैटर वो C3 या C4 पाथवे अपना रहे, लेकिन केल्विन साइकिल वहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे देखते हैं कि जो केल्विन साइकिल इनके 3 स्टेप होते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रिजनरेशन। जो कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है, एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। जो कार्बोक्सिलेशन है सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, इसीलिए इनको केल्विन साइकिल में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन कौन कर रहा है, RUBP कर रहा है। ठीक है, RUBP यहाँ पे क्या कर रहा है, CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, किसमें, केल्विन साइकिल में, या फिर बोल सकते हैं C3 साइकिल में। वो कौन है, RUBP है, जो किससे बना हुआ, 5 कार्बन से कीटोन शुगर से बना हुआ है। इस रिएक्शन में देखते हैं कि एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है तो ये वाला पॉइंट इसका काम कर रहा है। इसका नाम तो क्या है, रिबिस्को है, जिसका पूरा नाम बोला जाए RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर बोल सकते हैं CO2 और ऑक्सीजन दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो CO2 को पसंद करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो CO2 को बाय करके ऑक्सीजन को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे 3 कार्बन का बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल का बना हुआ है। फिर देखते हैं रिडक्शन स्टेप में सीरीज ऑफ यहाँ पे रिएक्शन चलते रहते हैं जो कि NCERT में नहीं दिया गया है, तब जाके यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है रिडक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ATP का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बनाने के लिए, फॉस्फेट बनाने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइजेशन होते हैं। और 2 मॉलिक्यूल NADPH का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिडक्शन कर सके, किसका, CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स कर सकें। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या है कि यही CO2 मॉलिक्यूल से क्या बनाया जाए, यहाँ पे आगे चल के ग्लूकोज की फॉर्मेशन किया जाए, इसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, फिर देखते हैं अगर आपको 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है तो आपको ये साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी। ये साइकिल जो है 6 बार चलानी पड़ेगी। जब एक साइकिल में आप 2 ATP यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ पे 2 NADPH इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये 6 बार में यहाँ के लिए सिर्फ बता रही हूँ, यहाँ पर रिडक्शन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ATP 12 NADPH होगा। लेकिन फुल साइकिल की बात करेंगे भैया, रीजनरेशन में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार रीजनरेशन में देखते हैं जो CO2 का एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का क्या है, 5 कार्बन का कीटोन शुगर जिसका नाम है RUBP। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहा तो फिर ये साइकिल साइक्लिक नहीं होगी, दोबारा से साइकिल नहीं चलेगी। हमें तो ग्लूकोज बनाना है, हमें ये जो C3 साइकिल है इसे 6 बार चलाना है, 6 टाइम चलाना है, तो हमें बार बार RUBP को भी जिंदा रखना है, तो इसके लिए भी हमारा ATP खर्च होता है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ रीजनरेशन में पूछा जाए कि जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन रहा है तो कितने ATP खर्च हो रहे हैं, तो 6 खत्म होंगे। लेकिन अगर टोटल पूछा जाए कि 1 मॉलिक्यूल जब आप ग्लूकोज बना रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ ATP NADPH खर्च हो रहे हैं, बन नहीं रहा, खर्च हो रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन में CO2 और वाटर वगैरह आएंगे, तो यहाँ पे 5 कार्बन का जो RUBP है इनको एक्सेप्ट करेगा रिबिस्को एंजाइम की मदद से, और उसके बाद क्या बनेगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा 6 कार्बन का, जो टूट जाएगा 3 कार्बन के प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल, जो क्या है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, फिर आगे चल के रिडक्शन होगा जहाँ पे 2 ATP 2 NADPH इस्तेमाल होंगे, जहाँ पे ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा, फिर यहाँ पे सुक्रोज स्टार्च बन रहे हैं। लेकिन लास्टली रीजनरेशन के टाइम क्या होगा, 1 ATP इस्तेमाल होगा ताकि RUBP फिर से यहाँ पे रिजनरेट हो जाए, और एक ही साइकिल को 6 टाइम चलाना है, तब जाके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक साइकिल में 2 1 3 ATP इस्तेमाल हुआ, 2 NADPH हुआ, तो आप 6 बार ये साइकिल चलाएंगे तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 ATP हो जाएगा, 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 NADPH बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है कि एवरी CO2 मॉलिक्यूल, हर बार जो एक बार साइकिल CO2 के लिए चल रही है उसके लिए केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे ATP खर्च हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल NADPH हो रहा है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ATP कहाँ खर्च हो रहे हैं, रिडक्शन में, और 1 मॉलिक्यूल रिजनरेशन में। ठीक है, RUBP का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADPH इस्तेमाल हो रहे हैं रिडक्शन में। अगर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है तो यही साइकिल जो केल्विन साइकिल है 6 टाइम इसको जनरेट करना पड़ेगा। तो जब 6 टाइम में साइकिल चलेगा तो
तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक साइकिल में, ठीक है, एक साइकिल में 3 ATP इस्तेमाल हो रहा है, 2 NADPH, तो 6 साइकिल चलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 ATP इस्तेमाल होगा और 12 NADPH। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि 6 बार CO2 का फिक्सेशन होगा तो एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। 18 ATP इस्तेमाल होगा, ठीक है, जो टूटेगा वो किस में बन जाएगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसका इस्तेमाल बोल सकते हैं ट्रायोस फॉस्फेट बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और जो बचा होगा ADP बनेगा। NADPH से क्या होगा, 12 मॉलिक्यूल NADPH से क्या बनेगा, 12 मॉलिक्यूल NADP बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लास्टली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा कि CO2 एक बार फिक्स हो रहा है केल्विन साइकिल में या फिर 6 टाइम फिक्सेशन करके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना जा रहा है। अगर एक बार हो रहा है तो यहाँ पे 3 ATP इस्तेमाल होगा, 2 NADPH इस्तेमाल होगा। अगर 6 टाइम CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं 18 ATP इस्तेमाल होंगे, 12 NADPH इस्तेमाल होगा, ठीक है। आज की क्लास में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे C4 पाथवे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।